नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन किसान भाइयों का ऐसा कार्यक्रम जो कि खेती किसानी को समर्पित है। आज इस मंच पर हम खेती किसानी की बात तो करते ही हैं, इसके साथ ही तमाम अनसुलझे सवाल रहते हैं किसान भाइयों के, उनके जवाब भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं जैविक खेती में उन्नत तकनीक की। कई ऐसे किसान भाई हैं जो कि जैविक खेती को अपनाना चाहते हैं, लेकिन आखिर उन्हें जानकारी नहीं है कि उन्नत तकनीक का इस्तेमाल इसमें कैसे किया जा सकता है। कई ऐसी खास फसलें हैं जिनका बेहतर उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे अनसुलझे सवालों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले परिचय मैं आपको उनसे करा दूं, उसके बाद हम कार्यक्रम को विस्तार देंगे। हमारे साथ डॉक्टर उमेश नेमा साहब जुड़ चुके हैं। आप निजी संस्थान में जोनल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन में। जी सबसे पहले नेमा साहब ये जानना चाहेंगे, जैविक खेती की आज हम बात करने वाले हैं। जी। किसान भाइयों को समझाइए कि आखिर जैविक खेती होती क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैविक खेती सामान्य तौर पर आप लोग सभी जानते भी होंगे। जैविक मतलब जिंदा चीज़ों को यूज़ करने का और उनका उपयोग खेती में हम कैसे कर सकते हैं, और हम लाखों सालों से ये यूज़ करते आ रहे थे। लेकिन हम आज परंपरागत और पैदावार लेने के लिए हम इन चीज़ों को रासायनिक तौर पर यूज़ करके भूल गए हैं। आज हमारी ज़मीन जो है वो सूक्ष्म जीवों से बनी हुई होती है। आज हम उन्हीं के लिए उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं और लाभ हम कमा सकते हैं वहाँ पर। जी। सर, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे, आज के दौर की यदि हम बात करें तो वर्तमान दौर में आखिर किसान भाई कौन सी खास तकनीक का उपयोग कर सकते हैं जैविक खेती की यदि हम बात करते हैं तो, और किस तरह से उसका उत्पादन, फसलों का उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं उच्च तकनीक के माध्यम से। जी, यहाँ पर जैविक खेती का जो मैंने अभी बताया आपको कि हम सूक्ष्म जीवों का जो हमारी फसल के लिए आवश्यक होते हैं और जो उनमें कीट पतंगे लगते हैं, उनके माध्यम से हम, जैसे उदाहरण अगर हम दें इसके लिए कि चिड़िया, अगर हम फसलों का अगर समन्वित उपयोग करें और जैसे चिड़िया आती है, चिड़िया एक इल्ली को खा जाए, एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसके लिए। जैविक नियंत्रण हमारा जो करते हैं, तो चिड़िया का इल्ली को खाना एक जैविक नियंत्रण के अंतर्गत आता है। जी। तो हम इन चीज़ों का ही उपयोग करें। ऐसे ही हमारे लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं जो दूसरी चीज़ों को खा के अपना जीवन यापन करते हैं, पेट भरते हैं। हम उन कीटों को छोड़ दें तो वहाँ पर वो जो हमारे हानिकारक कीट हैं फसलों के, उनको खा जाएगी और हमारा काम पूरा हो जाता है कि हमने वहाँ पर नियंत्रण के लिए उनका उपयोग किया। जी। जैसे उदाहरण एक और लें हम, कि चींटी का माहू को खाना, है ना, ये हमारे लिए जैविक नियंत्रण का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इसका उपयोग करें हम। इसके अलावा यदि किसान भाइयों की बात करते हैं तो आखिर किसान भाई जैविक खेती क्यों अपनाएं, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं, मन में सवाल रहता है, जहन में सवाल रहता है। आपसे भी कई किसान भाई मुलाकात करते होंगे। जी, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज के परिदृश्य को आप देख रहे हैं, इस कोरोना महामारी के रूप में जो फैला हुआ है, आप यहाँ देख रहे हैं कि काढ़ा ही हमारे आज सबसे ज़्यादा, या हम ये बोलें कि घर में बनाई हुई चीज़ ही हम आज उपयोग कर पा रहे हैं और उनसे अच्छा नियंत्रण पा रहे हैं। घर में रहकर हम इन चीज़ों का अगर उपयोग करते हैं, घर में बनी हुई, घर के द्वारा दी हुई चीज़ें जो हमारे पास उपलब्ध हैं, इनका अगर हम सही उपयोग करें, समुचित उपयोग करें और जानकारी के साथ करें, तो हम बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी। यही हमारा आज बेसिक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जैविक खेती को किसान अपनाएं। इसके अलावा सर, यदि सिंचाई प्रबंधन की हम बात कर लें, जैविक खेती में सिंचाई प्रबंधन का कितना महत्व है। ये तो खैर साफ है कि फसलों के लिए सिंचाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक होता है, लेकिन यदि जैविक खेती की हम बात करें तो इसकी उपयोगिता कैसी आप देखते हैं और इसका मैनेजमेंट क्या रहना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे किसान बंधु समझते हैं पानी है तो ही खेती है। हम कम, आज का परिदृश्य जो हो गया है वो कम पानी की फसलों के हिसाब से, या फसल पानी में जो लगता है उसके हिसाब से हम उसका मैनेजमेंट करें। जैसे ड्रिप का यूज़ करें, अगर हमारे पास कम पानी है, ड्रिप का यूज़ करें। हमारे वहाँ पर करीब करीब 25 से 30% पानी ही उपयोग होता है जो हमारी फ्लड इरिगेशन में होता है। हम 70% पानी यहाँ बचा सकते हैं। जी। ऐसा ही हम अगर ध्यान दें तो फसल की क्रांतिक अवस्थाओं पर विशेष ध्यान दें। जैसे हम अगर ध्यान हो
तो गेहूं की फसल में हम लोगों ने किया है और अच्छा लाभ कमाया है। पानी का समुचित उपयोग, करीब करीब पानी वहाँ पर 5 से 7 सिंचाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन यदि पानी कम हो तो हम वहाँ पर 3 उसकी जो विशेष क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, उनको महत्वपूर्ण समय जो होता है, जिनको उसी को क्रांतिक अवस्था बोलते हैं जी। जिन पे आवश्यक बहुत होता है पानी, हम उस पर ध्यान दें। तो 3 बार अगर पानी दें हम, ना 7 बार दें ना 5 बार, लेकिन अगर कम पानी है 3 बार फसल दें। क्राउन रूट जब आती है गेहूं की फसल में, वो टाइम होता है 21 दिन का। हम 21 दिन पे इस पानी का ध्यान रखें, उसे सिंचाई करना है जी। दूसरा होता है हमारा 44 दिन पर, हम उस पर ध्यान रखें जब उसमें गवुट की स्थिति बनती है, फूल आना चालू होते हैं, जो उसकी वो निकलती है सूखी, उस पर हम ध्यान दें। तीसरा होता है जब मिल्किंग स्टेज होती है, वो होती है हमारे 84 दिन पर जी। अगर हम इन 3 पानी को देते हैं तो प्रोडक्शन भी हमारा होगा, गुणवत्ता अच्छी आएगी और साथ ही साथ हम कम पानी में अधिक पैदावार लेंगे। लेकिन इसके अलावा ये भी देखा गया सर कि ये तो आपने मैनेजमेंट की बातें कही हैं, लेकिन यदि ज़्यादा पानी या ज़्यादा सिंचाई कर दी जाए तो क्या इस दिशा में भी फसलों को हानि हो सकती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अति हर चीज़ की बहुत दुखदाई होती है, वैसा ही पानी पानी हमारी जो फसल है उनको उस हिसाब से ही चाहिए पड़ता है। जैसा मैंने अभी बताया कि ग्राउंड रूट्स जब बन रही होती हैं, तब अगर रूट उनको पानी मिल जाए तो हमारी फसल ग्राउंड रूट जितनी जाएगी उतने ही हमारी टिलर्स आते हैं। इसका महत्व ये है जी। अगर आपने मक्के में देखा हो, मक्के में जब बाली आती है, उसका भुट्टा आ जाता है, वो भुट्टे पे जब उसका संक्रमण चालू होता है, संकरण हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो उस समय अगर पानी की कमी हो जाए तो आपने देखा होगा भुट्टे में जो है वो उसकी एक लाइन गायब हो गई है। कुछ दाने बने, कुछ दाने नहीं बने। वो उसका कारण वही होता है, उस समय पानी की अवस्था वहाँ पर नहीं मिल पाई है। तो ये पानी कम होने की अवस्था मैंने बता दी। यदि ज़्यादा होती तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे जल प्लावन हो जाता है, एयरेशन नहीं होता है, फसल जो है वो अपनी उस पर कीट व्याधि रोग बहुत आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन इन्हें रोकने के लिए क्या किसान भाई कर सकते हैं? मॉनिटरिंग भी किसान भाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन पानी के लिए अगर आपने ध्यान दिया हो, गर्मी की फसल है जैसे, हम गर्मी की फसल को देखें तो ज़मीन जब किसान भाई जाते हैं देखते हैं तो 8 से 10 दिन के हिसाब से हम पानी की इरिगेशन मेथड अपनाते हैं। गर्मी में अगर पानी को देखें हम, तो जब हमारी एक लाइन में पानी दिया हुआ है, दूसरी लाइन में हम छोड़ सकते हैं, वहाँ पर आपका पानी बराबर उपयोग होगा। कम पानी में हमारा अधिक ज़मीन सिंचित हो गई। साथ ही साथ हम अगर पानी को अच्छे तरीके से डालें और उसके साथ में जो सिलिकॉन बेस हमारा स्प्रेडर आता है सभी कंपनियों में और दूसरे जगह पे आपने देखा होगा, इसका इस्तेमाल करते आए हैं लोग जी। उसका अगर उपयोग करते हैं तो पानी को हम लुब्रिकेंट के हिसाब से उसका इस्तेमाल करें तो पानी सतह से फैलता हुआ चिपक के निकल के जाता है। जितना आवश्यक है उनकी जड़ों के पास से उन्हें उसका उपयोग अच्छा मिलेगा। इसके अलावा सर और क्या नवाचार किए जा रहे हैं इस दिशा में? नवाचार तो बहुत सारे हैं, जैसे नई नई पद्धतियाँ आ रही हैं, ड्रिप इरिगेशन का आ रहा है। अगर हम सिंचाई की व्यवस्था देखें तो नलकूपों से डायरेक्ट हम उसको उपयोग कर सकते हैं, साथ में इसके हम फर्टिगेशन भी कर सकते हैं। तो आज हमारे पास तकनीक, नवाचार जो क्रियाएं हैं वो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज आप देखें हैंड वॉइंग कम हो गई है, हमारे मशीनरी का उपयोग ज़्यादा होने लगा है। हम वहाँ उनका समुचित उपयोग करें, समाकलन उपयोग करें उनको। तो एकीकृत प्रबंधन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में जी। अगर हम ये करते हैं, कल्चर उसमें करते हैं, तो हमारे फसलें अधिक उत्पादन कम लागत में देंगी। सिंचाई की हमने मैनेजमेंट की यहाँ बात कर ली, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये सामने आ रहा है सर, यदि कीटों की हम बात करते हैं तो देखा गया है कि किसान भाई मेहनत पूरी करते हैं, बुआई करते हैं और फसल भी आने लगती है, लेकिन जब कीट उसमें लग जाता है और शुरुआत उसकी हो जाती है तो उम्मीद से भी ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों को होता है। अब इस दिशा में किसान भाई क्या कर सकते हैं? जैविक खेती की हम बात करते हैं तो कैसे कीटों का प्रबंधन पहले ही किया जा सकता है? यदि पहले ही रोकथाम कर ली जाए तो भविष्य में इतनी परेशानी, इतना संकट किसान भाइयों के लिए नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। कीटों का और रोग व्याधियों का समाकलन प्रयोग अगर हम वहाँ पर अपनी चीज़ों का कर लें और समय से कर लें तो हम
वहाँ पर लाभ अच्छा मिल सकता है। हम कीट व्याधि को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी पिछले 2 साल 3 साल पिछले उसमें देखें तो वाइट ग्रब जो एक सफ़ेद कीड़ा होता है ज़मीन में लगता है और जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। जी। इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसका उपयोग यदि हम समाकलीन तरीके से करें, अगर हम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें तो हम यहाँ पर उन कीट पतंगों के अंडे, कीट व्याधियों के फफूंद जन्य जो सूक्ष्म पड़े रहते हैं वहाँ पर पैथोजन, उनको हम वहाँ पर रोक सकते हैं। सूर्य की किरणों से उन्हें मार सकते हैं। तो गहरी जुताई करें किसान। इसके साथ ही साथ वहाँ पर जैविक तरीके से आपने जैसे बोला तो बेवेरिया बेसियाना जी। ये गोबर की खाद के साथ आप इसका उपयोग करें। जो हमारा आज जैविक का हम महत्वपूर्ण चीज़ पे जो ध्यान दें वो ये है कि हम यहाँ पर बेवेरिया बेसियाना को गोबर की खाद के साथ अगर मिला के देते हैं तो हम वहाँ पर इन कीटों जो ज़मीन जन्य रोग हैं, ज़मीन से लगने वाले कीट हैं, इनको हम वहाँ पर मार सकते हैं। दूसरा होता है कि ज़मीन से ही क्यों मारें, हम ज़मीन से पहले ही मार देते हैं तो हमारे आगे उनका प्रकोप कम होगा। जी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभी फसलें नहीं होती हैं तो जितने भी कीट होते हैं वो हमारी ज़मीन में अंडे देते हैं, ज़मीन में उनके बच्चे पनपते हैं। अगर हम ज़मीन की तैयारी के समय ही इन चीज़ों का उपयोग कर लें, दूसरा गहरी जुताई कर लें, तो हमें बहुत अच्छा बिना लागत के हम यहाँ पर मुनाफा कमा सकते हैं। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। एक आदर्श ऐसा खेत जिसमें यदि किसान भाई तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान दौर की बात करें तो भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए किसान भाई अभी से ही क्या तैयारी करें? बहुत अच्छा है। सबसे अहम चीज़ है, अगर हम अभी से ध्यान रखते हुए उस चीज़ को करें तो हम जो फसल ले रहे हैं उसके हिसाब से हम करें। सबसे पहले तो हम जो खेत है उसमें मृदा परीक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना रसायन के आज आप देख रहे हैं कि बिना रासायनिक फर्टिलाइजर्स के उपयोग किए बिना कोई भी ज़मीन हम नहीं बना पाते जी, या हम उत्पादन नहीं ले पाते हैं। लेकिन इसे हम अगर कम कर दें, जितनी उसकी आवश्यकता है अगर हम उसे उतना ही दें, इसके लिए बेहतर है हम ज़मीन का परीक्षण हम कर लें। ज़मीन मृदा का परीक्षण हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों में भी है।
आज मंडियों में भी व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा, जी वहाँ पर भी केंद्र है, वहाँ ले जाएं हम सैंपल। हम 1 एकड़ के खेत को अगर देखें तो हम 5 जगह वहाँ पर जेड आकार में हम देखें उनमें, और अलग अलग स्थान पर खेत के 4 और 5 जगह पे हम लें और वहाँ से सैंपल ले लें। सैंपल हम मिट्टी को दे दें और मंडी में या कृषि विज्ञान केंद्र में या हमारे जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर दें, विश्वविद्यालय यहाँ पर भी व्यवस्था की गई है। तो मिट्टी में हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमको ये फसल लगाने के बाद इस फसल के लिए हमको क्या उर्वरक की आवश्यकता अनुशंसित की जाएगी, हम उसी हिसाब से उपयोग करेंगे वहाँ। लेकिन ये तमाम जानकारियां किसान भाइयों तक पहुंचेंगी कैसे? जैसे कृषि विज्ञान केंद्र की हम बात कर लें तो ये भी देखा गया है कि कृषि विज्ञान केंद्र में पहुंचते हैं किसान वैज्ञानिकों से बात करते हैं, सलाह उनके द्वारा दी जाती है, लेकिन क्या ये तमाम संसाधन किसान भाइयों तक आसानी से पहुंच पाते हैं? जी, आज तो पहुंच रही है। जैसे किसान रथ चलाए, आज हम जो सरकार है, सरकार के माध्यम से जितने भी जगह है यहाँ पर ब्लॉक में भी आप देखें तो मृदा का केंद्र वहाँ डाला गया है। मृदा परीक्षण केंद्र पर किसान मृदा कार्ड बनाए गए हैं, स्वास्थ्य कार्ड उसके बने हुए हैं, आप देखें वहाँ पर हर जगह। तो ये प्रयास है और जानकारी पूरी जा रही है किसान विज्ञान केंद्रों के माध्यम से, और कृषि अनुसंधान जो हमारे हो रहे हैं उनकी जानकारी भी लैब टू लैब के हिसाब से, हमारी लैंड टू लैब के हिसाब से हमारी जानकारियाँ पहुँच रही हैं। बिल्कुल सर, अंत में ये भी समझना चाहेंगे, यदि हम कीटों की बात कर लें, रोगों की बात कर लें, तो आखिर इनसे बचाव के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं? जैविक खेती की यदि हम बात करते हैं तो। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑर्गेनिक और जैविक के लिए हमारा सबसे समन्वित उपयोग करें, वहाँ पर एकीकृत करें। अगर हमारे सबसे पहले जाके देखें, निरीक्षण करते समय ही किसान बंधु देख लेते हैं कि उनको हानि कितनी हो रही है। इसे ETL वैल्यू बोलते हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड होल्डिंग वैल्यू बोलते हैं। उसमें देख लें, अगर हम एक 10 बाय 10 का प्लॉट देखते हैं, उसमें अगर हमको 2 या 5 इल्ली के अंडे दिख जाते हैं, इल्लियाँ दिख जाती हैं, तो हमें वहाँ पर नुकसान की संभावनाएं दिख जाती हैं। तो हम वहाँ पर उन चीज़ों का उपयोग करें कि हमको आज नुकसान होने के लिए है, तो हम उसको उपयोग कर लें, तो हमारा ये नियंत्रण हो जाएगा और हम फसल उत्पादन अच्छा लेंगे। जी, इसके अलावा क्या और भी कोई तकनीक होती है? क्योंकि रोगों की यदि शुरुआत हो जाती है तो किसान भाइयों के सामने परेशानी खड़ी हो जाती है, लेकिन एक सही समय और सही तकनीक आखिर क्या होती है? तकनीक ये, इसमें रोग के लिए तो निरीक्षण ही काफ़ी होता है। दूसरा होता है, हम आज फसलों को जैसे लेते हैं, जैसे हम सपोज देन मान लें आज हमारे लिए कुकर बिट्स, आज के समय में कुकर बिट्स लगा हुआ है जी। कुकर बिट्स मतलब कद्दू वर्गीय खेती हो रही है। इसमें गिलकी, लौकी, कद्दू, करेला, इन चीज़ों की किसान बंधु ने लगाया हुआ है। इनमें अगर आप देखें तो भभूतिया रोग, टेम्परेचर को देखते हुए भभूतिया रोग आता है, क्योंकि रात में ठंडा हो रहा है और दिन में गर्म हो रहा है जी। तो देख रहे होंगे आप, भभूतिया रोग इसमें पकड़ जाता है। इसके लिए हम उपयोग करें, सल्फर का उपयोग कर सकते हैं हम। इनमें दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे आपने जैविक ऑर्गेनिक के लिए बात कही, तो हम यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं। मठा है, इसका उपयोग करें आप। यहाँ पर मठे को सड़ा लें और उसके बाद अगर हम उसको उपयोग करते हैं तो ये बीमारी भी कंट्रोल हो जाती है। जी, जैविक खेती को लेकर एक और बड़ी मान्यता या ये फिर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी जानकारी यह है कि यदि किसान भाई जैविक खेती करते हैं तो मिट्टी की सेहत भी सुधरती है। इस विषय में क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया, आपने जैसा आज की आवश्यकता है उस प्रश्न को आपने उजागर किया और उसको आपने एक संदेश के रूप में दिया यहाँ पर। और मैं भी यही कहूँगा, जैसा आप करेंगे, क्यों? क्योंकि मृदा हमारी बनी होती है सूक्ष्म जीवों से। कई लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव हमारी ज़मीन को बनाते हैं, और ज़मीन में हम जब फसल लेते हैं और हम उसको उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें हमारी बुरी होती हैं उनको वो सूक्ष्म जीव नष्ट कर देते हैं, उन्हें अच्छा बना देते हैं, और हमारी फसल लेने के बाद वापस ज़मीन हमारी वैसी ही हो जाती है। ऑर्गेनिक चीज़ों में अगर हम वहाँ पर ह्यूमस है वहाँ बढ़ जाता है जी। तो हम वहाँ पर जैविक चीज़ों के उपयोग से ज़मीन को फिर रिकवर कर लेते हैं। तो हम यहाँ उत्पादन भी बढ़ा लेंगे और आगे की तैयारी भी हमने वहीं से कर ली। तो आपने बहुत अच्छा कहा ये कि हम ज़मीन को अच्छा बना सकते हैं अगर हम ऑर्गेनिक खेती का उपयोग करते हैं या जैविक चीज़ों को उपयोग करें। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जैविक खेती के फायदे अनेक हैं, और यदि किसान भाइयों की हम बात करें तो उच्च तकनीक के माध्यम से खेती को लाभ के धंधे में भी परिवर्तित किया जा सकता है। आप हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे और तमाम जानकारियाँ आपने साझा करी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये अंक आपको पसंद आया होगा और उम्मीद यही भी की जा सकती है कि जो तमाम जानकारियाँ जैविक खेती में उच्च तकनीक की आपको दी गई है, इसके माध्यम से आप अपनी खेती कर सकते हैं, खेती किसानी के धंधे को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अंत में हम नज़र डालेंगे खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। उर्वरक की उपलब्धता पर सरकार की कड़ी नजर। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई की सलाह। उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। नरवाई में आग न लगाएं। जायद मूंग को तंबाकू इल्ली से बचाएं। और अब खबरें विस्तार से। उर्वरक की उपलब्धता पर सरकार की कड़ी नजर। रबी 2020-21 सत्र के दौरान पूरे देश में उर्वरक की उपलब्धता सुविधापूर्ण रही है। इस बीच कोविड-19 प्रकोप से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों के बावजूद उर्वरक का उत्पादन नए आयात और वितरण समय पर तथा पर्याप्त रूप से होता रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने खरीफ 2021 सत्र के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विभिन्न उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन किया है और उर्वरक विभाग को इससे अवगत कराया गया है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई की सलाह। कृषि विज्ञान केंद्र पन्ना द्वारा जिले के सभी कृषकों को सलाह दी जाती है कि ग्रीष्मकालीन में अपने खेत की गहरी जुताई अवश्य कराएं। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर PN त्रिपाठी ने बताया कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के अनेक लाभ हैं। इससे मिट्टी की कठोर सतह टूटने से जलधारण क्षमता बढ़ती है। साथ ही मिट्टी में जो रोग के रोगाणु एवं कीट व्याधि आदि रहते हैं वे सूर्य की तेज गर्मी से नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि आगामी फसलों में रोग एवं कीट व्याधियों का प्रकोप कम होता है। उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखें। गेहूं खरीदी के लिए निर्धारित सभी केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं हेतु व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाए। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित करें। ये निर्देश कलेक्टर होशंगाबाद धनंजय सिंह ने सभी SDM एवं उपार्जन कार्य से जुड़े अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी SDM एवं उपार्जन संबंधी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्रों में निर्धारित खरीदी केंद्रों की नियमित सघन निगरानी कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाएं। उपार्जित स्कंद का परिवहन एवं भंडारण कार्य सुचारू रूप से हो, ये सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को समय समय पर भुगतान हो सके। कलेक्टर श्री सिंह ने खरीदी केंद्रों पर कोविड गाइडलाइन का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। नरवाई में आग न लगाएं। नरवाई यानी फसल अवशेषों को जलाने से मृदा ताप में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फसलों के अवशेषों को जलाने से उनके जड़, तना, पत्तियों में लाभदायक पोषक तत्वों का नष्ट हो जाना, पादप अवशेषों में लाभदायक मित्र कीट जलकर मर जाते हैं, जिसके कारण वातावरण एवं पशुओं के चारे की व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जहां पर कंबाइन का प्रयोग फसलों के कटाई में करते हैं, वहां पर फसलों के अवशेष डंठल के रूप में खड़े होते हैं एवं उनके जलाने पर नजदीक के किसानों की फसलों में आग लगने की संभावना बनी रहती है। जायद मूंग को तंबाकू इल्ली से बचाएं। जायद मूंग में तंबाकू इल्ली बहुभक्षी कीट है। इसकी सूढ़ी शुरुआत में क्लोरोफिल को खुरचकर खाती है, फिर पूरे खेत में फैलकर पर्णीय भाग को खाती है। इसकी रोकथाम के लिए 2 से 3 वर्ष के अंतराल पर गर्मी से गहरी जुताई करें, जिससे शंकी अवस्था ऊपर आकर नष्ट हो जाए। समय पर बोनी करें तथा कम अवधि वाली किस्में लगाएं। उचित अंतराल पर बोनी करें। सूंडियों एवं वयस्क कीटों को हाथ से इकट्ठा कर नष्ट करें। फेरोमोन प्रपंच 5 प्रति हेक्टेयर की दर से लगावे। टी आकार के पक्षी आश्रय स्थल वर्ज परचर 50 प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। वयस्क पतंगों को आकर्षित करने प्रकाश प्रपंच लगावे। टाइकोडर्मा चिलोनिस अंडा परजीवी 1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से 7 दिन के अंतराल पर 4 सप्ताह फसल पर छोड़े। परभक्षी कीटों जैसे क्राइसोपा, स्टिक बग, मकड़ी, चींटियों का संरक्षण करें। छोटी अवस्था की सूंडियों के नियंत्रण हेतु NPV 250 प्रति हेक्टेयर की दर से 0.1% टीपाल तथा 0.5% जैगरी गुड़ का चूर्ण के साथ छिड़काव करें।
आज के समाचारों में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।